starting the same where I left yesterday कि हम बात ही कर रहे थे, हमारा ये चैप्टर या ये मॉड्यूल आपको पता है कि दैट इज अबाउट दी डेटा लिंक लेयर। हमने कल की क्लास में ये भी देखा कि फर्दर दिस डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इन टू सब लेयर्स। The upper one is in the software and we call it the LLC, logical link control, and the lower layer is the MAC। LLC का हमने कहा कि इसका काम है कम्युनिकेट करना between the upper layers, and by the upper layer we mean the network layer and the hardware, okay? While the MAC layer, and furthermore हमने बात की कि this LLC layer is standardized, everything in network is standardized, ladies and gentlemen, and that standardized layer standard is given by 802.2, जबकि मैक पे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स काम करते हैं। जैसे हमने कल बात की अबाउट दी 802.3 फॉर एग्जांपल, 802.5 फॉर एग्जांपल, 802.11 फॉर एग्जांपल, 802.16 फॉर एग्जांपल, 802.15 फॉर एग्जांपल, और आगे इनके भी फ्लेवर्स हैं, लेकिन एक ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि मैक के ऊपर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे if you talk about the 802.3, it is the Ethernet. 802.5 is the token ring. 802.11 is the Wi-Fi. 802.16 is the WiMAX. 802.15 is the Bluetooth and Zigbee. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ हार्डवेयर हो सकता है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल काम कर सकता है। ये यहाँ पे इसने जस्ट 3 की एग्जांपल दी, मैंने आपको 5 की एग्जांपल दे दी कि हाउ दीज लेयर्स वर्क्स। ठीक, सो जेंटलमैन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 802.3, यहाँ पे 802.11, यहाँ पे आप देख रहे हैं 802.15। सो डिफरेंट लेयर्स बिहेव और वर्क्स इन द मैक लेयर। अब इस मैक लेयर के 2 फंक्शनैलिटीज हैं। एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आपको पता है कल बताई, कि ये हेडर को ऐड करता है, यानी कि इनकैप्सुलेशन करता है, और हेडर को रिमूव भी करता है, यानी डीकैप्सुलेशन करता है। इसके अलावा इसका एक काम जिसपे हम कल गए थे और हम रुक गए, एंड दैट वाज कि ये मीडियम को एक्सेस करता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये एक बस है, बस का मतलब मीडियम है, ये एक मीडियम है और इस पे मुख्तलिफ नोड्स कनेक्टेड है, तो अब मिसाल के तौर पे अगर नोड नंबर 1 बात करना चाहती है नोड नंबर 3 के साथ, तो उस वक्त हो सकता है कि नोड नंबर 10 नोड नंबर 12 से भी बात करना चाह रही हो। तो लाजमी तौर पे अगर ये दोनों लेट करें कि 1 और 12 एक वक्त में ही अपना डेटा इस मीडियम पे डालें, तो क्या होगा, दोनों का सिग्नल आपस में कंबाइन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इंटरफेयर करेगा, यानी कि कोलिजन हो जाएगी। ऐसे ही है ना? तो ये बात तो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी और का स्मार्टफोन है, किसी और का लैपटॉप है, और यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, एपी है, एक्सेस रूटर है। हर कोई चाहेगा कि एक्सेस रूटर से बात करे, लेकिन अगर सारे ही एक वक्त में करना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी ए कोलिजन अगेन। तो इसको भी रोकना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस लेयर का काम यह है कि कोलिजन के बगैर कम्युनिकेशन कराइए। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन नसीम शाह? जुनेद, मरवा, नसीम शाह, राबिया, उमर, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद सुदेश। समझ आ रही है? अच्छा, मेरे इस क्लास में 2 सुदेश हैं। फिर एक आप इलेक्ट्रिकल से? नहीं।
अच्छा, तो आप यहाँ पे रोल नहीं है इस कोर्स में। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स ये मैकलेयर इस्तेमाल करती है टू एक्सेस दी मीडियम। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? नहीं जिसको भी आ रही प्लीज रेज योर हैंड। इफ एनी वन ऑफ यू डज नॉट अंडरस्टैंड प्लीज कम आउट, क्योंकि यहां से समझ नहीं आ रही तो फिर आगे भी समझ नहीं आएगी। तो बेहतर यह है कि यहीं पे हम उसको समझ लें। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? No question? So let's continue then. So we start with the number one, which is the CSMA CD, जो मैंने बताया कि that is used in the classical Ethernet। ये क्या है? जैसे कि आपको नाम से नजर आ रहा है CSMA CD, तो इसमें तीन चीजें हैं। CS फॉर कैरियर सेंस, MA फॉर मल्टीपल एक्सेस एंड CD इज फॉर कोलिजन डिटेक्शन। तो तीन चीजें एक एक करके देखते हैं जी। कैरियर सेंस का मतलब ये है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर ये आपका यूनिवर्सिटी रोड है और ये आपका रोड 2 है, तो गाड़ियां यहां से आ रही हैं, वेरी नाइस। अब लाजमी तौर पे इन गाड़ियों ने इधर टर्न करना है, लेकिन अगर यहाँ पे पहले से जो गाड़ी मौजूद है तो क्या ये बंदा अपनी गाड़ी यहाँ पे लेकर आएगा? कभी भी नहीं लेकर आएगा। तो इसने सेंस करना है कि क्या वाकई पहले से यहाँ कोई सिग्नल तो नहीं है। अगर है तो ये इसको क्या करना चाहिए? इसको वेट करना चाहिए, अदरवाइज इसकी गाड़ी और इसकी गाड़ी कोलाइड करेगी। इस अमल को क्या कहते हैं? कैरियर सेंस। क्योंकि ये मीडियम किसी एक का नहीं है, तो मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल लोग इसको साइमल्टेनियसली एक्सेस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमने तो ये देखा कि जी कोई और गाड़ी नहीं डाल रहा, तो हमने हमने देखा कि कोई और नहीं डाल रहा तो हमने अपनी गाड़ी डाल दी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसी वक्त यहाँ पे एक और रोड भी है, लेट करें अगर आप इसको रोड 2 का नाम देते हैं, इसको रोड 3 का नाम देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये भी चेक कर रहा था और ये भी चेक कर रहा था तो ये देख रहे थे कि जी कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, खाली है। इसने भी अपनी गाड़ी इस रोड पे डाली और इसने भी अपनी, और सिग्नल, गाड़ी तो एक डायरेक्शन में जाती है, सिग्नल तो सब डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब अगर इसने भी गाड़ी डालने की कोशिश की तो इसका सिग्नल भी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये दोनों सिग्नल आपस में क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे। इसका मतलब है कि सिग्नल डालने के बाद भी ये डर है कि कोलिजन हो सकती है। इस अमल को कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट मीन बाय द carrier sense, what mean by the multiple access, what mean by the collision detection? अगर समझ आ रही है मेरी बात तो फिर कोलिजन डिटेक्शन में इसका मतलब दो काम होंगे। आप सेंड भी कर रहे होंगे और आप रिसीव भी कर रहे होंगे। आर यू एग्रीइंग विद मी और नॉट? कैरियर सीडी में कोलिजन डिटेक्शन के अमल में ये जरूरी है कि डिवाइस सेंडिंग भी कर रहा हो और साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर रहा हो, यानी कि उसका ट्रांसमीटर भी काम कर रहा हो और उसका रिसीवर भी काम साइमल्टेनियसली कर रहा हो। एनीवन जिसको ये मेरी ये बात समझ में ना आ रही हो? क्योंकि जरूरी है कि जब आप सेंड कर रहे हैं तो अगर आपने सुनना छोड़ दिया, रिसीव करना, तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही है ना? तो इसलिए फॉर द CSMACD यू आर बोथ सेंडिंग, क्योंकि इसके अलावा एक और चीज यहां पे इट इज फुल डुप्लेक्स, क्योंकि आप सेंड भी कर रहे हैं और आप रिसीव भी कर रहे हैं। Does it make sense? तो इस, लेकिन अगर चले कोलिजन हो गई, डिटेक्ट हो गई, रिसीवर ने देखा, कैसे पता चलेगा ये कोलिजन हो गई?
क्या ख्याल है नूरलाल? कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हो गई है? ठीक है, रिसीविंग पे पता चलेगी, लेकिन कैसे रिसीव पे क्या ऐसी चीज फील होगी कि नहीं जी कोलिजन हो गई है? जी जकी, आप क्या कहना चाहते हैं? एनर्जी का जो लेवल है वो नहीं रहेगा जो कि आपने भेजा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इनकोडिंग करते हैं, आपको पता है कि जब आप इनकोडिंग करते हैं तो आपका एक लेवल होता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी +5 है, -5 है, लेकिन अगर आपकी लाइन के ऊपर +5 और -5 की बजाय लेट करें +10 या -7 नजर आ रहा है, -10 नजर आ रहा है, -11 नजर आ रहा है, इट मीन समथिंग डिफरेंट है। इससे पता चला जो चीज मैंने भेजी थी कम से कम ये वो नेटवर्क पे नहीं है। इसका मतलब कि लाजमी तौर पे सिग्नल आपस में कोलाइड कर चुके हैं। अब अगर कोलिजन हो गई तो फिर क्या करें? हमने ये तो देख लिया कि पहले हम बचाव के लिए कैरियर सेंस किया हमने, ठीक है, हमने ड्यूरिंग सेंडिंग रिसीविंग भी करते रहे ताकि कोलिजन डिटेक्ट हो सके, हमने वो भी कर ली। अब कोलिजन डिटेक्ट हो गई तो अब्दुल्ला क्या करें? क्या करें शैला? कोलिजन हो गई, गाड़ी की आवाज आ गई है, आपने अपनी गाड़ी को उतारा रोड पे, दूसरे ने भी उतारा, आवाज आ गई है आपको, क्या करोगे? ठीक करना है। तो जवाब आया कि ठीक करना है। ठीक नहीं कर सकते हो। जब एक दफा कोलिजन हो गई तो अब ये सिग्नल रिकवरेबल नहीं रहा। अब आपके लिए जरूरी है कि दोनों रुक जाओ, ये नहीं कि आप भी अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर दो और वो भी दे के नो और वहां नो, क्यों काम रहा? तो आप क्या करोगे? जो ही डिटेक्ट हो जाए कि कोलिजन हो गई है, स्टॉप सेंडिंग, क्योंकि जितना आप सेंडिंग करते रहोगे वो भी करता रहेगा, कोलिजन होती रहेगी, आप तो रुकेगी नहीं। तो रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, कितनी देर स्टॉप करूं? देर लागू तो सिग्नल तो मुझे भेजना है, कितनी देर के लिए स्टॉप करूं? क्यों अब्दुल्ला? कोई आइडिया? जकी, कितनी देर के लिए स्टॉप कर जाऊं? रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। फिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर फिक्स के लिए करता तो आप भी अलर्ट करें 1 सेकंड, दोनों ने कोलिजन डिटेक्ट हो गई, दोनों ही अलर्ट करो कि 1 सेकंड के बाद दोबारा अपना सिग्नल भेजते हैं, तो क्या होगा? फिर कोलिजन होगी। फिर 1 सेकंड के बाद अगर भेजते हैं फिर क्या होगा? फिर कोलिजन होगी। इसका मतलब है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप फिक्स टाइम के बाद भेजें। इसका मतलब है कि आप फिक्स के नहीं, आप रैंडम टाइम के बाद भेजें। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि रैंडम से क्या मुराद? रैंडम से मुराद ये है कि जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है उनको पता है कि आपको रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी होती है। तो यहां पे आप एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ करते हैं, इसको कहते हैं बैक ऑफ। रुकने को क्या कहते हैं? बैक ऑफ। कि जो ही डिटेक्ट हो कि लड़ाई, गाड़ियां आपस में मिल गई हैं, एकदम ब्रेक लगाओ, बैक ऑफ कर जाओ। जब बैक ऑफ कर लिया दोनों ने, अब दोनों ही एक रैंडम नंबर उठाएं। हो सकता है ये 0.5 सेकंड उठाए, हो सकता है ये 1.2 सेकंड उठाए। जब ये दोबारा वापस आएंगे तो चांसेस रेयर हैं कि दोबारा इनके कोलिजन के चांस बनता है, क्योंकि रैंडम नंबर जब आप लेते हो तो बहुत से नंबर हैं, बिलियंस ऑफ चॉइसेस हैं, the probability of taking the same number is approximately negligible। तो नेक्स्ट टाइम चांस नहीं है कि वो दोबारा कोलाइड करेंगे। कुछ बात समझ आ रही? इस अमल ये मेथड इस्तेमाल होता है और था व्हेन यू आर यूजिंग द क्लासिकल इथरनेट। क्लासिकल इथरनेट का मतलब है ये जो मैंने बस टाइप आपको ये अभी क्लियर किया, ये जो आपको मैंने, अगर मैं इसको रेड से निशान लगा दूं तो ज्यादा आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन पे। ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस केस में
दी ऑल द नोड्स जो हमने कल अपना एक्सेस पॉइंट सॉरी एनआईसी कार्ड देखा, दिखाया आप लोगों ने एनआईसी कार्ड? जकी जरा एक दफा फिर दिखा दो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी आज क्लास में हैं। तो जो लोगों ने कल नहीं देखा, मैं उनको दोबारा एनआईसी कार्ड दिखा रहा हूं ताकि उनको क्लियर हो कि ये कार्ड ये काम करता है। क्लियर है एवरीवन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जिन्होंने कल नहीं देखा, ये है एक्सेस पॉइंट, सॉरी ये है एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फॉर वाई सॉरी फॉर द इथरनेट ओनली। तो अगर ये बस के साथ कनेक्टेड है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आया, तो फिर ये CSMA CD इस्तेमाल करेगा। बात समझ आ गई? ये है आपका एनआईसी कार्ड। है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जिसने कैसे कहे कि मैंने अभी तक नहीं देखा? नहीं है। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं। अगर अगर ये आपका सवाल है तो देन सॉरी तो देन अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो कि क्लासिकल इथरनेट की नहीं है बल्कि स्विच्ड इथरनेट की है। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि ये आपका एक स्विच है जो कि मैं ड्रॉ करता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है एक स्विच, लेट करें 8 पोर्ट स्विच है, 16 पोर्ट है, 24 पोर्ट है, 48 पोर्ट है, डजेंट मैटर। अब अगर यहां पे मुख्तलिफ डिवाइसेस इथरनेट एनआईसी कार्ड्स यानी कि डिवाइसेस लगे हुए हैं, लेट इट बी PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8। कौन है जो मुझे ये बता दे कि ये जो नेटवर्क अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसमें कितने कोलिजन डोमेन्स हैं और इसमें कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं? शाबाश। अगर कोई नहीं बताएगा तो फुल फ्लैज इंजीनियर से पूछूंगा कि बताओ। अब वो कौन है वो अल्लाह जानता है। या तो डिग्री से कह दें डिग्री मेरी नहीं जी। कितने कोलिजन डोमेन्स हैं? 8 कोलिजन डोमेन्स हैं। जबकि तुमने इशारा किया लेकिन जवाब सोच के दो। कितने कोलिजन डोमेन्स? नन। अब्दुल्ला कहते हैं कि और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं? 1। क्या ख्याल है इंजीनियर? वो भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर। यहां पे जकी गलत कह रहे हो। ब्रॉडकास्ट डोमेन तो एक है अगर वी लैनिंग नहीं है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने वी लैनिंग नहीं पढ़ी इसलिए हम उस पर बात नहीं करते। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अगर यहां से कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है तो सबको मिलेगा, इसका मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन हर एक का अब कोलिजन डोमेन्स इसका अपना कोलिजन डोमेन है। ये किसी दूसरे के साथ यहां पे अगर आप सिग्नल दें तो किसी और के साथ कोलाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका अपना कोलिजन डोमेन है, इसका अपना कोलिजन डोमेन है, हर एक का अपना अपना है। इसके मतलब 8 कोलिजन डोमेन है। किसी और के साथ अगर हम कहते हैं कोलिजन डोमेन है ही नहीं तो फिर तो नेटवर्क ही नहीं है। बात समझ आ गई? अब अगर आप कहते हैं यहाँ कोलिजन होती ही नहीं है, हर एक को मीडियम को एक्सेस करने की के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे CSMA CD की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्लासिकल इथरनेट नहीं है, ये स्विच्ड इथरनेट है। स्विच्ड इथरनेट है। बात समझ आ गई कि स्विच्ड इथरनेट में अगर ये अपना सिग्नल भेजता है तो कोई और इस मीडियम पे नहीं भेज सकता, तो कोलिजन का कोई चांस नहीं है।
इसको सेंस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका ही है। जैसे अगर आपके घर में आपका रूम सेपरेट है तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि जी कोई और तो नहीं है। लेकिन अगर आप होटल में हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज इट इज श्योर क्या ये रूम आपका है कि नहीं। मेक सेंस क्या जी। मैं ये कह रहा हूं कि हर एक अपना अलग अलग कोलिजन डोमेन है, यानी वो किसी और के साथ कोलाइड करने का कोई रास्ता, कोई वजह, कोई रीजन नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे इस एग्जांपल में 8 कोलिजन डोमेन है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसलिए नहीं हो सकते ना कि हर एक का अपना अपना कमरा है। जैसे मिसाल तो आप हॉस्टल में, आप हॉस्टल में रहते हैं कि डे स्कॉलर हैं। हॉस्टल में लेट करें कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 कमरे हैं, कोलिजन का कोई चांस है नहीं। हाँ अगर 4-8 कमरे होते हैं, 16 स्टूडेंट होते, इवन 9 होते, 10 होते, फिर कोलिजन हो सकती थी। वो कहता है मेरा कमरा है, आप कहते हैं मेरा कमरा है, फिर आपको लड़ना पड़ता, कंटेंशन करनी पड़ती। मेक सेंस? Anyone from the online? Are you understanding me? What mean by the CSMA-CD and why the CSMA-CD is not used in the switched Ethernet? Okay, कोई नहीं पूछता तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी। Other is the माउस दे दो, इस तरह करने में अच्छा नहीं लगेगा। Okay, the second one is as on the screen. The second medium access control method is, which I want to explain and is very important as well, is the CSMA CA, which stand for the carrier sends multiple access with collision avoidance. With collision avoidance. यहां डिटेक्शन पॉसिबल ही नहीं, यहां डिटेक्शन पॉसिबल ही नहीं, इसलिए वी गो फॉर दी कोलिजन अवॉइडेंस। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जुनेद, लाइबा, मरवा, राबिया, उमर, इज देयर एनी एवरीथिंग क्लियर फॉर टू यू? क्या कोई क्वेश्चन बनता है? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन आई प्रोसीड। And the question is, what I want to explain is carrier science multiple access with collision avoidance. ये इस्तेमाल होता है आपके वाईफाई में। ये मैं क्योंकि वाईफाई में भी, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका यहाँ पे एक्सेस रूटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस हैं, ये सब के सब आपस में भी बात कर सकते हैं, एक्सेस रूटर से भी बात के थ्रू बात कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, ये जो मीडियम है, दैट इज द शेयर्ड मीडियम विच इज एयर, दैट इज द शेयर्ड मीडियम, everyone can access this shared medium, that is the reason it is a multiple access। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे हम क्यों नहीं कोलिजन डिटेक्शन कर सकते? द रीजन इज कि हमारे जो वाईफाई कार्ड हैं, वाईफाई का एनआईसी कार्ड है, that NIC card can either send or can receive, यानी कि it works in the half duplex mode, it works in the half duplex mode। इसका मतलब जब ये सेंड कर रहा होता है तो ये सुन नहीं सकता, और जब सुन रहा होता है तो सेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये डिटेक्ट, अगर कोई आप भी से अपना सिग्नल भेजें वायरलेस पे और कोई दूसरा भी भेजे, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा मोबाइल भी भेज रहा है और इस वक्त मेरा लैपटॉप भी भेज रहा है,
जब अगर ये भी ट्रांसमिट कर रहा है और ये भी कर रहा है तो ये भी रिसीव नहीं कर सकता, ये भी रिसीव नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकते तो अगर इनके सिग्नल कोलाइड भी कर जाएं तो पता नहीं चलेगा। और ये भी हो सकता है कि मैं यहां से भेज रहा हूं और जकी उधर से भेज रहा है, हो सकता है कि यहां पे जाके कोलाइड करे, मैं कैसे मालूम करूं कि सिग्नल कोलाइड हो गया है? इसका मतलब कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दैट द रीजन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मेथड इज कॉल्ड CSMA CA। अब इसमें वो किस क्वेश्चन आपका ये बनता है, किस तरह अवॉइड करें कि मैं जो सिग्नल भेज रहा हूं और कोई दूसरा भेज रहा है वो आपस में कोलाइड ना करे, वो आपस में कोलाइड ना करे। सो द आंसर इज, इसके लिए आपके दो मैसेजेस होते हैं, एक को कहते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड और एक होता है क्लियर टू सेंड। RTS CTS। क्या मकसद है, जब भी किसी नोड ने अपना सिग्नल भेजना है, यानी मैसेज भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, बिफोर दिस वो ये मैसेज भेजता है RTS, जिसमें वो बताता है कि वो कितना पैकेट का साइज और कितने टाइम के लिए मीडियम को ऑक्युपाई करना चाहता है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा एक्सेस रूटर है और ये मेरे दो तीन डिवाइसेस हैं, ये भी है, ये भी है, लटकन इधर भी है, इधर भी है, चलिए इधर भी दो कर लेते हैं। अब जब इसने RTS भेजा, लेट करें कि ये हमारा डेस्टिनेशन है, इसने जब RTS भेजा तो इसने, अगर इसने भी उस वक्त RTS भेजा तो दोनों के RTS आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। अब तो ना ये सुन सकता है ना ये सुन सकता है, लेकिन जो RTS यहां पे था वो क्या हो गया, इसका RTS इसका RTS आपस में कोलाइड होके क्या हो गया, खत्म हो गए। जो उनमें इंफॉर्मेशन थी कि उसका पैकेट का साइज क्या है, कितने टाइम के लिए वो मीडियम को ऑक्युपाई करना चाहता है, दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। बात समझ आ गई? अगर ये इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, अगर ये इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है तो अब इसका मतलब ये अब RTS नहीं रहा। जब ये RTS नहीं रहा तो इसकी डेस्टिनेशन इसको समझ ही नहीं सकेगी, क्योंकि अब ये RTS नहीं रहा। अगर ये यहां रिसीव हो भी जाए तो इट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो क्या ये जवाब देगा, नहीं देगा। जब इसको जवाब नहीं मिला तो ये समझ लेगा कि कोलिजन हो चुकी है, मुझे अपना डेटा नहीं भेजना, क्योंकि मेरा RTS ही कोलाइड कर गया है, मुझे डेटा नहीं भेजी। बात समझ आ रही? दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। इस वक्त हम पढ़ ये रहे हैं साहब कि कल हमने लाइट की वजह से हमने रुक गए थे। हमने कहा था कि अगर हमारी मैक्स सब लेयर के दो मेजर काम है, एक इंकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है मीडियम एक्सेस। कि किस तरह अगर कोई शेयर्ड मीडियम है, जैसे ये क्लासरूम है, इट इज शेयर्ड मीडियम, तो जरूरी है कि अगर इसकी क्लास में किसी ने आके बैठना है, ये चेयर अब आपकी नहीं है, ये शेयर्ड है। तो अगर ये शेयर्ड है तो कोई मेथड होना चाहिए, जिस तरह के आपने देखा होगा वो गेम होती है जिसमें म्यूजिक चेयर, उसमें क्या करते हैं, दो बंदे एक ही चेयर में बैठने की कोशिश करते हैं, जो बैठ गया वो जीत गया, जो नहीं बैठ सका हार गया। तो यहां पर भी ये देखना है कि अगर ये वाईफाई है, साहिब को पता है कि वाईफाई किसे कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस लैन, WLAN। तो अगर ये WLAN है, ये WLAN है, इसमें मेरी कम्युनिकेशन, अब मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन स्टूडेंट भी कनेक्टेड है। तो जो मेरे, जैसे कि आपको नजर आ भी सकता है कि इस वक्त मुझे ये लोग जो कि आपको स्क्रीन पे इनके नाम नजर आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद मी, लेकिन मेरे पास तो कोई तार नहीं है,
Can you see any wire here? No. So it means I am communicating with the access router wirelessly. यहाँ पे किस तरह काम होगा? जब भी मुझे कुछ चीज भेजनी है, कोई भी, जैसे मेरी वॉइस जा रही है, मेरा वीडियो जा रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर जा रही है, तो ये क्या करते हैं, ये एक आरटीएस भेजता है उसको कि जी मेरे पास डेटा है भेजने के लिए। अगर ये आरटीएस पहुंच गया, अब पहले हमने ये जूम किया कि अगर दो ने इकट्ठा आरटीएस भेजा तो इनका आरटीएस कोलाइड कर जाएगा। तो आरटीएस, लेकिन इससे पहले, आरटीएस भेजने से पहले ये कैरियर सेंस कर सकता है, कैरियर सेंस कर सकता है कि किसी और का आरटीएस तो नहीं है, किसी और का सिग्नल है, तो फिर तो मुझे आरटीएस नहीं भेजना। तो पहला काम क्या है, कैरियर सेंस, यानी रिसीविंग। कैरियर सेंस का क्या मतलब है, रिसीविंग। तो अगर कोई रिसीविंग में कुछ नहीं है तो मैं क्या भेज दूंगा, अपना आरटीएस। अगर कोई दूसरा आरटीएस नहीं भेज रहा तो फिर मेरा आरटीएस जाएगा, और जितने उस आरटीएस को सुन लेंगे उसमें लिखा हुआ है कि कितने टाइम के लिए ये वाली मशीन भेजना चाहती है, लिखा हुआ है ना उसमें। लेट करें कि 1 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड, 20 माइक्रोसेकंड, इसको पता चल गया कि 20 माइक्रोसेकंड के लिए मीडियम ऑक्युपाइड है, ये अब आरटीएस नहीं भेजेगा, ये अब आरटीएस नहीं भेजेगा। अब जब ये आरटीएस पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, तो ये अपना सीटीएस भेजेगा। क्या भेजेगा, क्लियर टू सेंड, कि हाँ ठीक है, मुझे कबूल है, मंजूर है, मैं बात कर आपको जवाब दे सकता हूं। जो सीटीएस इसके आसपास के लोग सुन लेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप सिग्नल नहीं भेजना, क्योंकि आरटीएस का जवाब सीटीएस जा रहा है। तो बाकी तमाम नोड जो हैं वो रुक जाएंगे। तो ये सीटीएस जब भेज देगा तो कोलिजन अवॉइड हो गई। अब ये अपना पैकेट, अपना फ्रेम बना के इसकी तरफ भेज देगा, और कोई दूसरा उस वक्त नहीं भेजेगा। इस अमल को कहते हैं CSMA CA नंबर 2। क्यों कामरान, समझ आ रही है? जी साहब, समझ आ रही है? ओके नाइस। अब ये दो मेथड सिर्फ पढ़ाने थे इस कोर्स के अंदर, although इस टाइम के ऊपर सिर्फ मुझे CSMA CD पढ़ाना था क्योंकि हम इथरनेट के चैप्टर पे हैं। लेकिन अगले कोर्स में जब हम आएंगे तो दोबारा CSMA CA की बात कर लेंगे। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक मीडियम को एक्सेस करने का तरीका है। लेकिन मैं कुछ और मेथड भी आपको करवाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे कल हमने बात की थी कि आपकी सेकंड जनरेशन मोबाइल, सेकंड जनरेशन सेलुलर नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स, मिसाल के तौर पे यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ योर GSM। सब लोगों ने GSM इस्तेमाल किया है, कोई भी इस क्लासरूम में और ऑनलाइन में मेरा एक स्टूडेंट भी नहीं जो कह सके कि मैंने GSM कभी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं किया। अप्रोक्सीमेटली 1991 से ये टेक्नोलॉजी फंक्शनल है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 साल से ज्यादा हो गए हैं कि GSM इज इन फंक्शन। ठीक है। अब ये कैसे करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस्तेमाल करता है मीडियम को एक्सेस करने के लिए TDMA। TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इज इट क्लियर? जकी आप माइक बंद करें। नाइस। सो हम बात कर रहे थे अबाउट दी TDMA। अब TDMA क्या है? ये वो जो मेथड थे वो मल्टीपल एक्सेस थे जो दोनों मैंने अभी कराए हैं। यहां पे ये मेथड कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि जब भी आपने, मिसाल के तौर पे ये आपका मोबाइल है और ये आपका टावर है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूं ये आपका BTS है, ये आपका BTS है।
जीएसएम में याद रखो, एक तरफ आपका मोबाइल है तो दूसरी तरफ आपका बीटीएस है। जहां टावर लगा होता है ना, टावर तो आपने देखे होंगे रोड की साइड पे मुख्तलिफ जगहों पे, उनके नीचे एक एयर कंडीशन छोटा सा बॉक्स होता है जिसको रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। गुड। तो हम बात कर रहे थे टीडीएमए की। इसका मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इनके दरमियान में जो भी बैंडविड्थ अवेलेबल है, सारी की सारी आप लेट करें कि यहाँ पे 1 2 3 4 लेट करें यू 15 16 वट एवर यू वॉन्ट टू से 0 to 15 यूजर्स हैं। तो आप क्या करते हैं रफी, बीटीएस में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मेथड इंप्लीमेंटेड है, जो कि इस अपने टाइम को 16 डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये मेरे पास सारी की सारी बैंडविड्थ है और मैंने इसको मुख्तलिफ, इसकी आसान एग्जांपल दे दूं तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्लासरूम, हमने कहा जी ये क्लासरूम 8 to 9 मिसाल के तौर पे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होगी, 9 to 10 फॉर एग्जांपल आईटीएन के लिए इस्तेमाल होगी, 10 to 11 ये स्पेस यानी क्लासरूम या ये लैब स्विचिंग राउटिंग के लिए इस्तेमाल होगी, फॉर एग्जांपल 11 to 12 ये साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेस वही है, लोकेशन वही है, लेकिन हमने टाइम को डिवाइड कर दिया। यहां पर भी हम यही कर रहे हैं कि हमने अपने टाइम को मुख्तलिफ स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया और हमने कहा स्लॉट नंबर 1 इज यूज बाय मोबाइल और डिवाइस 0, स्लॉट 2 इज बीइंग यूज्ड बाय M1, slot 3 is used by M3 and so on। है कोई जिसको बात समझ में आ रही हो साहेब, नहीं समझ आ रही क्या? या ये चेयर की एग्जांपल ले लें, ये चेयर पहले 10 मिनट मैं बैठूंगा, अगले 10 मिनट कामरान बैठेगा, अगले 10 मिनट रफी बैठेगा, अगले 10 मिनट अब्दुल्ला बैठेगा। मतलब दिस चेयर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ अस, लेकिन अब कंटेंशन लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। पहले 10 मिनट मेरी है, कोई मुझे नहीं ले सकता, अगले 10 मिनट कामरान की है तो मैं नहीं कह सकता कि जी मेरी है। तो यूं आपकी सारी बैंडविड्थ को क्या कर दिया जाता है, एक को दिया जाता है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो उससे लेकर दूसरे को साहिब को दे दो, साहिब का टाइम पूरा हो जाए तो शैला को दे दो, शैला का टाइम कंप्लीट हो जाए तो जकी को दे दो, और जब वापस टाइम को वो साइकिल कंप्लीट हो जाए तो वापस एहसान को दे दो। एहसान फिर अपनी स्लॉट को इस्तेमाल करेगा, यानी कि पहले स्लॉट जैसे 1 2 3 4 50 एंड देन बैक टू 1। इस अमल को कहते हैं टीडीएमए। So this is used in the digital communication in PSTN as well as the GSM। बात समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन? इसके बाद है FDMA। That is used, the FDMA is used in the analog communication। दो एग्जांपल्स दूंगा तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। एक एग्जांपल इसकी, हर एक के घर में लगा हुआ है केबल नेटवर्क। तो क्या किया गया जी, केबल नेटवर्क वाले ने किया, केबल नेटवर्क वाले ने ये टास्क किया कि उसने जितनी भी उसके पास फ्रीक्वेंसी थी, अब टाइम नहीं, फ्रीक्वेंसी, जितनी भी उसकी पास फ्रीक्वेंसी थी, मिसाल के तौर पे 10 से लेके लेट करें 10 मेगाहर्ट्ज तक, 10 मेगाहर्ट्ज, उसने क्या किया, उसने इसको, अब उसने टाइम को नहीं फ्रीक्वेंसी को स्लॉट्स में तोड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। अब पहला वाला फ्रीक्वेंसी 0 से 1 उसने दे दिया ARY को,
1 से 2 उसने दे दिया जियो को, 2 से 3 उसने दे दिया समा को, 3 से 4 उसने दे दिया दुनिया को, एंड सो ऑन। उसने दे दिया दुनिया को। तो क्या आप इनमें आपस में कोई कोई आपस में लड़ाई का चांस है? नहीं, कोई कोलिजन का चांस नहीं। हर कोई को पता है, अब मिसाल तो मुझे एयर वाइज सुनना है तो मैं ये इस पार्ट पे अपने आप को ट्यून कर लूंगा। अगर मेरे साथ ही कमरे में दूसरे बंदे को जियो सुनना है तो वो इसको अपने ट्यून कर लेगा। लेकिन एक ही केबल के ऊपर ये सारे चैनल्स मौजूद है। इसलिए आजकल के जो लेटेस्ट टीवी है, इवन वो आपको एक ही वक्त में 3-4 चैनल इकट्ठे भी दिखा सकती है। मेक सेंस? तो कौन सा मेथड इस्तेमाल हो गया? एफडीएमई। बैंडविड्थ डिवाइड हुई, यानी ये तो हम कह रहे हैं बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इज बीन शेयर्ड और डिवाइडेड बिटवीन 100 डिफरेंट टीवी चैनल्स। ऐसे ही है ना? इसी तरह आप लोगों में से अगर आजकल तो ट्रेंड अब नहीं रहा, लेकिन कुछ जमाने पहले जब हम गाड़ी में जाते थे तो रेडियो सुनते थे। रेडियो में भी क्या कहते हैं, ये एफएम चैनल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड चैनल है। तो एक चैनल पे अगर हो सकता है कि क्रिकेट का मैच सुन रहे होते थे, दूसरे चैनल के ऊपर कोई म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था, तीसरे के ऊपर हो सकता है कोई डिबेट चल रही थी। तो ऑल ऑफ देम आर शेयर यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आप क्या करते थे? आप ट्यून करते थे अपने रेडियो को। मेक सेंस? सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द एफडीएमई। ठीक है? देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट वन इज द सीडीएमई। The next one is the CDMA. The next one is the CDMA. Code Division Multiple Access. Code Division Multiple Access. क्या कहता है जी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? पहले तो ये पता हो कि कहाँ इस्तेमाल, अगेन वायरलेस में इस्तेमाल होता है। और इसकी एग्जांपल आपको अच्छी सी एग्जांपल में 2 एग्जांपल दे देता हूं। एक CDMA 2000, जिन लोगों ने पीटीसीएल का वी फोन कभी इस्तेमाल किया या देखा है, दैट इज यूजिंग CDMA 2000। है कोई जिसने देखा हो वी फोन पीटीसीएल का वायरलेस नेटवर्क? शायद अब भी है, और अगर नहीं देखा तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सबने 3G तो सबने इस्तेमाल किया हुआ है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे या ऑनलाइन जिसने 3G इस्तेमाल ना किया। 3G इज ऑल्सो यूजिंग CDMA। 3G इज ऑल्सो यूजिंग, जबकि उस CDMA का नाम रखा गया WCDMA, वाइड बैंड CDMA। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हमारा टॉपिक ये नहीं है कि वाइड है कि नहीं है, CDMA। अब CDMA में ये होता है कि डिफरेंट, जैसे अभी हमने देखा था कि डिफरेंट स्लॉट्स बनाई गई TDMA में, यहां पे डिफरेंट कोड जनरेट किए जाते हैं। क्या जनरेट किए जाते हैं? कोड्स। और हर यूजर को ये कोड दे दिया जाता है। अब और इसकी एक और बड़ी अच्छी बात है कि हर यूजर अपने कोड से, मेरा कोड कोड 1 है, कामरान का कोड 2 है, रफी का कोड 3 है, अब्दुल्ला का कोड 4 है, डिफरेंट है। तो हर कोई अपने कोड के साथ अपनी मैसेज को मॉड्यूलेट करता है। जब वो मॉड्यूलेट करता है उसे, तो उससे एक रैंडम सिग्नल बन जाता है। अगर वो कोई रैंडम सिग्नल ले भी ले
तो उससे कुछ नहीं निकाल सकता, इसलिए डेट इज टू सिक्योर। सिर्फ वही बंदा इससे निकाल सकता है जिसको वो कोड पता है। मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट टू टॉक टू जकी, तो अगर मैं उसको C1 से मॉड्यूलेट करता हूं तो वो उसको C1 से ही उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। तो इस अमल को कहते हैं CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और आखिर में लिखा हुआ है डामा, आखिर में लिखा हुआ है डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस। डामा स्टैंड फॉर जी। तो डामा क्या है? डामा जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है ये मेथड, क्योंकि आपको पता है कि सैटेलाइट की बैंडविड्थ बहुत ही एक्सपेंसिव है। सैटेलाइट की बैंडविड्थ सबसे एक्सपेंसिव है इन अदर वर्ड्स। तो यहां पे किया ये जाता है कि बैंडविड्थ मतलब मुख्तलिफ यूजर्स हैं। अब ये हम नहीं कर सकते कि आपको एक बैंडविड्थ दे दी, चाहे वो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 एंड सो ऑन। तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर एक फ्रीक्वेंसी इसको दे दिया तो बस चाहे ये भेजे चाहे ना भेजे ये इसका, फिर तो जाया होगा। जब भेज रहा होगा तो इस्तेमाल हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगी, और जब नहीं भेज रहा होगा तो क्या होगा? वेस्ट होगा। इसलिए हमने मेथड यहां पे लगा दिया डिमांड असाइन, कि जिसकी डिमांड हो यानी कंट्रोलर को आप रिक्वेस्ट करो, अगर उसके पास बैंडविड्थ है तो आपको एक बैंडविड्थ असाइन कर देगा कि इस बैंडविड्थ पे सैटेलाइट की तरफ भेजना शुरू कर दो। जब आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वापस इसके पूल में आ जाएगा और कोई और डिमांड करेगा तो उसको मिल जाएगा। इस तरह ये वायरलेस का लिंक जो है, एक ही वायरलेस लिंक या चंद चैनल्स मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बात समझ आ रही है? लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पहले 3 या 4 एटलीस्ट, अगर कोई नहीं तो कम से कम ये 2 आपको जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए, CSMA CD और CSMA CA, ये आपको के कोर्स में है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट आई एक्सप्लेन टू यू एज ए कि अगर आप एक कम्युनिकेशन के इंजीनियर हैं तो यू मस्ट नो कि जी इसके अलावा भी है, ये नहीं कि दुनिया सर्विस 2 भी डेडिकेटेड है। क्लियर एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड पे तो कहता है कि जी प्रोवाइडिंग एक काम इसका, जैसे कि आपको बताया कि मैक लेयर का एक काम क्या है? एक्सेस टू द मीडियम। एक तो पहले बताया क्या? इनकैप्सुलेशन करना, डीकैप्सुलेशन करना, री इनकैप्सुलेशन करना, वो मैक लेयर का काम है। इसके अलावा मीडियम को एक्सेस करना। तो जो बातें मैंने भी की वो सारी अब यहाँ पे मौजूद हैं। कहता है जी पैकेट एक्सचेंज बिटवीन नोड्स में एक्सपीरियंस न्यूमरस डेटा लिंक लेयर्स एंड मीडियम ट्रांजैक्शन। ये भी याद रखो कि ये नहीं है कि अगर आपका डेटा एक दफा एक मीडियम पे चला गया तो बस उसी मीडियम पे रहेगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वक्त ये मेरा लैपटॉप है, ये किस मीडियम पे भेज रहा है कौन बताएगा? वायरलेस, एयर, क्या ख्याल है साहब? ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? मेरा ये लैपटॉप इस वक्त जो सिग्नल भेज रहा है, क्योंकि मेरे साथ ये लोग कनेक्टेड हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सुन रहे हैं, इसका मतलब ये चीज उनकी तरफ जा रही है। तो अगर जा रही है तो मेरा लैपटॉप और यहाँ पे हमारा लाइट वेव एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। इस लैपटॉप और इस एक्सेस पॉइंट के दरमियान में कौन सा मीडियम है? नो शक, एयर। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें और तो बाहर चले जाए, जब आपकी क्लास की छुट्टी हो जाए तो जरा बाहर जाएं तो देखें कि इस एक्सेस पॉइंट से
आगे ये सिग्नल किस तरह जा रहा है, वायर, ये कॉपर पे जा रहा है, ये ट्विस्टेड पेयर पे जा रहा है, टीपी पे जा रहा है, यूटीपी पे जा रहा है। तो इसके बाद जब ये इस स्विच पे पहुंचता है, यहां पे स्विच लगा हुआ है, इस स्विच से अगले स्विच तक जाने के लिए यहां पे फाइबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है। तो आपने देखा कि कभी मैं एयर, मेरा वही सिग्नल कभी एयर पे था, कभी कॉपर पे था, कभी फाइबर पे था। तो बदलता जाता है, बदलता रहता है, जहां डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी। तो यही वो कह रहा है कि रास्ते में मीडिया की ट्रांजेक्शन्स, ये नहीं कि आपने एक दफा वायरलेस पे डाल दिया, बस अब इसने अमेरिका भी जाना है तो वायरलेस पे जाएगा। ठीक है, रास्ते में बदलता रहेगा, जो भी अवेलेबल होगा उस पर चढ़ के आगे जाएगा। ओके, तो कहता है कि जी पैकेट एक्सचेंज बिटवीन नोड्स में एक्सपीरियंस न्यूमरियस डेटा लिंक लेयर्स। देखा ना, यहां पे कौन सी डेटा लिंक लेयर थी, यहां पे कौन सी डेटा लिंक लेयर थी, वाईफाई। कौन सी थी, वाईफाई। यहां पे कौन सी थी, इस एक्सेस पॉइंट और स्विच के दरमियान, ईथरनेट। यहां पे ईथरनेट, और यहां पे ऑप्टिकल। बात समझ आ रही है, मे बी एसडीएच हो, मे बी डीडब्ल्यूडीएम हो, कोई भी हो सकती है टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल में। तो कहने का मकसद कि रास्ते में इट विल बी चेंजिंग, देयर आर न्यूमरस डेटा लिंक लेयर, और उसके मुताबिक मीडिया ट्रांजैक्शन होती रहेगी। कहता है कि एट ईच हॉप अलोंग द पाथ ए राउटर परफॉर्म्स 4 बेसिक लेयर 2 फंक्शंस। कौन सी 4 है जी, सबसे पहला काम है एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, ऐसा ही है ना। जैसे अभी अगर आप में से कुछ लोग मेरे साथ ऑनलाइन के कनेक्टेड है, तो क्या हो रहा है, आप तक मेरा यह सिग्नल पहुंच रहा है, आपका कंप्यूटर को चाहिए कि एक्सेप्ट करे। तो पहला हो गया एक्सेप्ट द फ्रेम, पहला स्टेप क्या हो गया। अब जब उसने इस फ्रेम को एक्सेप्ट कर दिया, नंबर 1, तो चाहिए कि वो उसका हेडर पढ़े, हेडर को क्या करे, पढ़े, और उसके मुताबिक प्रोसेस करे, और फिर उस हेडर को क्या कर दे, रिमूव कर दे, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन। तो नंबर 2 हो गया डीकैप्सुलेशन। पहला क्या हो गया, एक्सेप्ट करे, रिसीव करे। नंबर 2 हमने कहा कि उसको हेडर को डी इनकैप्सुलेट करे। तो अब ये इसका मतलब है कि जब यहां पे ये रिसीव हुआ स्विच पे, पहला का, फिर उसने डीकैप्सुलेट किया, और अब उसने अगले अगले मीडियम पे डालना है, तो दोबारा हेडर लगाए। और दोबारा हेडर लगाने को क्या कहते हैं, री इनकैप्सुलेट करे। साहिब इसको क्या कहते हैं, री इनकैप्सुलेट, दोबारा उसको बंद करे लिफाफे में, और आगे न्यू फ्रेम बना के भेज दे। तो जब इसने दोबारा लिया, इनकैप्सुलेट किया, अब किस पोर्ट पे भेजे, क्योंकि स्विच के पास तो मल्टीपल पोर्ट्स हैं, मल्टीपल पोर्ट्स हैं, किस पोर्ट पे भेजे। इस अमल को क्या कहते हैं, फॉरवर्डिंग, स्विचिंग। इसका मतलब हर नोड 4 काम करती है। पहले लेयर 2 की फंक्शंस करती, परफॉर्म करती है, पहले रिसीव करती है, फिर उसको डीकैप्सुलेट करती है, फिर उसको दोबारा इनकैप्सुलेट करती है, यानी री इनकैप्सुलेट करती है, और फिर उसको स्विच करती है, फॉरवर्ड करती है, रिले करती है। अगर नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चन करो, तो कौन से 4 काम करती है साहिब, पहले रिसीव करती है। देखिए ना, आप अभी आप खुद सोचेंगे, अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, आपने ये मैसेज आगे जकी को पास करना है, तो आप क्या करोगे, नंबर 1 पहले सुनोगे, जब सुन लिया, अब उसके मुताबिक आप देखोगे कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन है, यानी प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने के बाद आप उसको अगले तर ले जाने के लिए फिर हेडर लगाओगे,
यानी आप री इनकैप्सुलेट करोगे और फिर देखोगे कि जकी मेरे किस पोर्ट के साथ है, उस तरफ उसको स्विच कर दो। अब समझ आ गई? नाइस। अब जो चीज आपके सामने रखनी है कि हर लेयर बगैर किसी स्टैंडर्ड के नहीं चल सकती। कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के बगैर, या कोई भी लेयर, चाहे वो फिजिकल लेयर है, चाहे वो डेटा लिंक लेयर है, चाहे वो मैक लेयर है, चाहे वो एलएलसी लेयर है। अभी आपने देखा एलएलसी इज गवर्न बाय विच स्टैंडर्ड? 80 IEEE 802.2, ईथरनेट 802.3, टोकन में 802.5, वाईफाई 802.11 एंड सो ऑन। अब इसी तरह इस लेयर, डेटा लिंक लेयर के लिए भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी अबाउट दी IEEE, ठीक है? हर एक पहले कैसा IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.5, IEEE के स्टैंडर्ड। इसी तरह आपको पता है कि ISO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI मॉडल दिया है। ISO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI मॉडल दिया हुआ है, वो भी इस लेयर के ऊपर काम करती है। यूएस में एनसी है, यूएस में एनसी है, वो भी लेयर 2 के स्टैंडर्ड देती है। और ITU जो है वो ब्रॉड, ITU जो है वो ब्रॉड टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स देती है। तो जस्ट यहां पे बताना मकसद ये है कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड दी स्टैंडर्ड फॉर द डेटा लिंक लेयर। बात समझ आ गई? okay. सवाल ये फिर आता है, जरूरत क्या है स्टैंडर्ड की? कामरान, सवाल ये आता है जरूरत क्या है? क्योंकि ना ही अल्लाह ताला की जात कभी कोई चीज बगैर जरूरत के पैदा करती है, और अल्लाह ताला ने इंजीनियर और साइंटिस्ट को भी ये एक अपना एक पहले छोटा सा तोहफा दिया कि वो भी कोई काम बगैर रीजन के नहीं करता। और उसमें उसका काम क्यों हमने ये स्टैंडर्ड बनाए? क्योंकि हम इंटरऑपरेबिलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक सिस्को जो कार्ड बन, जब भी आपने ये कार्ड बनाए देखा, अब ये कार्ड अगर सिस्को बनाए तो तब भी ये वही काम करेगा, अगर ये हवावे बनाए तो तब भी ये वही काम करेगा, अगर ये काम कोई और कंपनी बनाती है, इंटेल बनाती है, तब भी ये वही काम करे। क्यों? क्योंकि सबका स्टैंडर्ड सेम है। बात समझ आ गई? रीजन समझ आ गई कि क्यों स्टैंडर्ड? अदरवाइज ये कार्ड बनता अमेरिका में तो कहते हैं जी ये जापानी कंप्यूटर में नहीं काम करता क्योंकि ये तो अमेरिका ने बनाया। जर्मनी वाले कहते हैं नहीं ये तो हमारा बना हुआ नहीं है, हमारा वाला कार्ड इसमें लगेगा, तो फिर इंटरऑपरेबिलिटी ना रहेगा। क्लियर एवरीवन कि व्हाई वी गो फॉर दी स्टैंडर्ड्स? अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, विच इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। और बताता चलूं कि टोपोलॉजीज दो किस्म की होती हैं, एक को कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरे को कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजीज। फिजिकल टोपोलॉजीज एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज। हमारे पास कायनात की तरह है, नजर नहीं आ रही? और कितने बजे आप लोग छुट्टी कर जाते हो? So there is something in the chat. The chat is saying no idea. Okay. छुट्टी कितने बजे की आज? और रेगुलर छुट्टी कितने बजे करती हैं आप लोग? ये आजकल ऑफ है, आज ऑफ लिया। तो टोपोलॉजी जो है वो दो किस्म की, एक फिजिकल
और एक लॉजिकल। फिर टपोलॉजीज लैन की भी हम पढ़ेंगे, अल्दो कि ये कोर्स लैन के बारे में ज्यादा है, लेकिन हम कुछ बात वैन टपोलॉजीज की भी करेंगे। लैन टपोलॉजीज है कोई यहाँ पे टिल संडे? माशाल्लाह। लैन टपोलॉजीज, लैन किसे कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन किसे कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इंटरनेट फॉर एग्जांपल। क्लियर? ओके। तो जेंटलमैन, फिजिकल टोपोलॉजी से मुराद ये होता है कि जब भी कोई डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, हाउ दे लुक्स, दिस इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। दिस इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, कहता है कि जी फिजिकल टोपोलॉजी शोज फिजिकल कनेक्शंस एंड हाउ द डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड। बस जैसे मिसाल के तौर पे ये एक रूम है, ये इसको हम रूम 1 कह देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा रूम है, हम इसको रूम 2 कह देते हैं। यहाँ पे कोई कॉरिडोर्स हैं, लेट करें ये कोई कॉरिडोर्स हैं, इनमें स्विचेस लगे हुए हैं। तो हाउ दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, ये आप क्या कहेंगे? कॉरिडोर से रूम 1, कॉरिडोर से रूम 2, रूम 2 से रूम 3 फॉर एग्जाम्पल। सो दिस लेआउट इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। This layout is called physical topology. अब इसके मुकाबले में, और याद रखें कि जहां भी आप नेटवर्क इंजीनियर बने और जो लोग डीसीएससी का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, उन्होंने ये दोनों डायग्राम मुझे देने हैं, क्योंकि मे भी आप लोग तो कल चले जाएंगे, और अगर कल उसमें और लोग आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसीलिए होती है, रिप्लेसमेंट होती रहती है, तो उनको तो कुछ भी पता नहीं होगा नेटवर्क के बारे में। तो कल कोई भी फॉल्ट आएगा तो क्या आपको पीछे कॉल करेंगे, और यकीन जाने कि आपको कॉल करेंगे, आप उठाएंगे भी नहीं। टाइम हो गया, चलो कहेंगे जी फिर कोई काम दे रहे होंगे, छोड़े नहीं उठाते फोन। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बनाएंगे, फिजिकल टोपोलॉजी भी बनाएंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी भी बना के देंगे, ताकि हम आपके जूनियर्स का हवाले करेंगे, जी ये रख लो अपने पास, और इसको देख के सबकी पर काम, जो भी कभी ट्रबल शूट करना है, कोई नेटवर्क को इनहेंस करना है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो फिजिकल टोपोलॉजी से क्या पता चलता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई रूम 3 में कोई मसला है और मुझे ये पता ही नहीं है कि दरमियान में रूम 2 है, तो मैं तो इसको नहीं ट्रबल शूट कर सकूंगा। लेकिन अगर रूम 3 में कोई मसला है तो मैं इससे पहले रूम 2 में चला जाऊंगा और चेक करूंगा यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि जी अच्छा ये यहाँ पर कहीं मसला होगा। लेकिन अगर यहाँ भी है तो फिर मैं आगे रूम 3 को नहीं चेक करूंगा, मैं इसके पीछे जाऊंगा, अच्छा यहाँ पे कोई मसला हो सकता है। इसलिए फिजिकल टोपोलॉजी का मालूम होना जरूरी। और इसके लिए आप लोग अभी से चले एक्सपर्ट से पूछते हैं कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं आप फिजिकल टोपोलॉजी बनाने के लिए? विजियो। तो हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो इंस्टॉल करके, इवन ये काम छोटे लेवल पे तो वर्ड में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे करना है तो फिर इट इज नाइस कि आप विजुअल इंस्टॉल करें, क्योंकि आप फिर हर डिवाइस का एग्जैक्ट ये नहीं कि डब्बे बना देंगे, जैसे मैं यहाँ डब्बे बना रहा हूं, जहां राउटर होगा वहां राउटर की शेप होगी, जहां पे स्विच होगा वहां पे स्विच की होगी, जहां पे
इथरनेट होगी वहां पे इथरनेट का मीडियम बताओगे, जहां वायरलेस है वहां वायरलेस का मीडियम बताओगे, जहां पे सीरियल है वहां पे सीरियल का बताओगे, जहां फाइबर है वहां फाइबर का बताओगे। ये नहीं कि मुझे कुछ पता ही ना हो, मुझे ऐसा डायग्राम बता के चले जाओगे। छोड़ना मैंने कौन सा है, बात समझ आ रही है? तो इसको कहते हैं, तो इसलिए सर्च करना शुरू कर दो कि जो ही बनाते जाओ, साथ साथ डायग्राम कागज पे बनाते जाओ, क्योंकि नहीं बनाओगे तो फिर भेजूंगा, जाओ हम डायग्राम देख कर लाओ और बनाओ। ठीक है अब्दुल्ला? ओके। इसके बाद हम आते हैं जी लॉजिकल टपोलॉजी। लॉजिकल टपोलॉजी से मुराद ये होती है जेंटलमैन कि उसमें जैसे अगले डायग्राम में अगर मैं ये क्लियर कर दूं और फिर वापस आ जाऊं तो शायद मोर नाइस। अच्छा, इसने इसमें बताया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम फिर इसको बताते हैं। ओके, सो लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है कि आइडेंटिफाइज द विजुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग डिवाइस इंटरफेसेस एंड द आईपी एड्रेसेस। यानी फिजिकल में आप लोकेशन की बात करते हैं, फिजिकली का क्या मतलब लोकेशन, यहां पे आप उसकी लोकेशन नहीं, हाउ द ट्रैफिक फ्लोज, हाउ द डेटा फ्लोज, नंबर वन, एंड नंबर टू, व्हाट आर द आईपी एड्रेसेस ऑफ दीज डिवाइसेस। जब आप इस डायग्राम बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी जो फिजिकल चले आसान सी एग्जांपल लेते हैं, जब मैं लेडीज एंड जेंटलमैन इन दोनों में से किसी एक वीपीएन पे चला जाऊं, जा सकता हूं? यस। तो जकी मेरी फिजिकल टोपोलॉजी चेंज हुई, मेरी लॉजिकल टोपोलॉजी चेंज होगी क्या, या कोई भी चेंज नहीं होगा? चेंज होगा? क्या ख्याल है इंजीनियर? फिजिकल टोपोलॉजी चेंज हुई मेरी, मेरी लॉजिकल टोपोलॉजी चेंज हुई, या दोनों चेंज हुए, या कोई भी चेंज नहीं हुआ? लॉजिकल चेंज हुआ। क्या ख्याल है अब्दुल्ला, क्या ख्याल है कामरान? दोनों चेंज हुए। सो द आंसर मुख्तलिफ आए। दोनों चेंज इसलिए नहीं हुई कि लोकेशन तो मेरी चेंज नहीं हुई, मैं तो उसी टेबल पे उसी रूम में बैठा हुआ हूं, तो फिजिकल टोपोलॉजी मेरी तब्दील नहीं हुई। हाँ, इस वक्त मेरी जो ट्रैफिक जा रही है वो लाजमी तौर पे, जब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इससे कनेक्ट होने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे अभी ये कनेक्ट नहीं होने देंगे, मैं यहाँ पे एक आईपी कैंसिल करता हूं, उसको दोबारा कनेक्ट, देखिए यहाँ पे एक 193 का एक आईपी आएगा, मैं तो फिर भी दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं। मैं वीपीएन में जाके, वीपीएन सेटिंग्स में जाके आपको दिखा सकता हूं कि यहां पे जब मैं आता हूं तो ये मेरा आईपी, इस आईपी में मैं जा रहा हूं, और पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि एहसान इस आईपी से, मिसाल तो मैं यूट्यूब पे कनेक्टिविटी के बाद मैं यूट्यूब पे जाता हूं, मैं फेसबुक पे जाता हूं, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि पिशावर से, पाकिस्तान से ट्रैफिक आ रही है, उनको पता चलेगा कि मैं इस ट्रैफिक से, इस आईपी से, मेरा ये आईपी है। इसका मतलब मेरा फिजिकल टोपोलॉजी रही सेम, मेरा लॉजिकल टोपोलॉजी बदल गई। बात समझ आई? जैसे इस वक्त मैं, क्योंकि मैं किसी भी वीपीएन से कनेक्टेड नहीं हूं, और अगर मैं यहां पे ये करूं, मैं यहां पे माई आईपी एड्रेस लिखूं, माई आईपी एड्रेस, तो आप देखेंगे कि मेरा आईपी एड्रेस जो है इस वक्त वो ये है, ये 121.52.147.88। लेकिन अगर मैं वीपीएन पे चला जाता तो फिर ये मेरा आईपी ना रहता, वो 193 वाला हो जाता। आईपी चेंज, फिजिकल टोपोलॉजी से लॉजिकल टोपोलॉजी चेंज। साहब को समझ आ रही? ओके नाइस।
अगर एक्सेस पॉइंट चेंज हो जाता था तो फिर मैं यहाँ पे हूं, एक्सेस पॉइंट बाहर दीवार पे लगा हुआ है, मैंने जब अपनी तब्दील की आईपी, तो क्या एक्सेस पॉइंट आपने इस वाले में इधर कोई एक्सेस पॉइंट के साथ में कनेक्ट हो जाऊंगा? नहीं, उधर ही कनेक्ट होगा। सिर्फ अब आगे जब मैं जाऊंगा तो मेरा इधर वर्ड समझ लो कि इससे मेरा गेटवे बदल जाए। अब दुनिया को हर मेरी ट्रैफिक, चाहे वो इवन मैं सीएमएस की तरफ जाना चाहूं, मुझे पहले सीएमएस में नहीं जाने दिया जाएगा। मैं इस आईपी के जरिए पहले यूरोप जाऊंगा और यूरोप से ये रिक्वेस्ट तुम्हारे पास वापस आएगी। तो लॉजिकल वर्चुअल कनेक्शन मेरा तब्दील हो गया, जो लोकल मेरा हार्डवेयर है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि कोई और हार्डवेयर है ही नहीं। क्या ख्याल है? चलो मिसाल ले लेते हैं। यहां तो बहुत से एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं ना, आपके घर पे एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, बात समझ मान ली यहां तक। चलें आगे चलते हैं। आप डायरेक्ट इस बगैर किस वीपीएन के हैं, तो वही एक्सेस पॉइंट आपको सर्व कर रहा है। अब आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाएं तो कोई दूसरा एक्सेस पॉइंट आपके घर पे है? नहीं है, उसी के जरिए जाना है, तो एक्सेस पॉइंट तब्दील नहीं होगा। बात समझ आ क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं आना चाहता हूं, ये तो मुझे पहले कह रहा है वैन टोपोलॉजी, पहले मैं लैंड टोपोलॉजी और फिर वैन टोपोलॉजी पे, ये चलें जैसे ही कहता है वैसे ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आई कैन कनेक्ट, नो मसला। क्योंकि पिछले 2 दिन हमने काफी टाइम जाया किया है, तो आज 5 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका ये मतलब अच्छा है कि रफी ने हमें पॉइंट आउट कर दिया कि लेसन 1 मिनट है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिन क्लासेस बैडली इफेक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ लाइट एंड अदर, ओनली रीजन लाइट था। तो अभी कनेक्शन ड्रॉप हो तो मैं आपको तीसरा लिंक भेजूंगा एंड विल कंटिन्यू विद दिस टोपोलॉजी टॉपिक, so don't go away please. Okay, one thing more which I will discuss probably on the you uh, with you on the WhatsApp group, जो कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, कि कल गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस रिकॉर्डिंग की। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी वैन टोपोलॉजीज। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल क्या मकसद है वैन टोपोलॉजी का? वन ऑफ द एग्जांपल इज, एक तरफ आपका यूटी का नेटवर्क है and you want to connect it to the internet. This is the internet. तो क्या आप यूटी को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं? तरीके, तो एक तरफ यूटी है और दूसरी तरफ इंटरनेट का एक छोटा सा यूनिट कह लें, जो कि नया टेल है, नया टेल है। तो अब इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्टिविटी चाहिए। तो अब ये आपको कौन सी कनेक्टिविटी दे रहा है? वैन की कनेक्टिविटी दे रहा है। इस किस्म की कनेक्टिविटी को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। इसका मतलब कि ये किसी और के साथ शेयर्ड हरगिज नहीं, ये किसी और के साथ शेयर्ड हरगिज नहीं। मिसाल के तौर पे ये लिंक शाह यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर सकती है, हर दो के हमारे साथ केएमसी बिल्कुल करीब है नहीं, तो दिस सच अ लिंक इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैश, फिर इसके बाद पार्शली मैश, और फिर हब एंड स्पोक पार्शली मैश। ओ अच्छा, वेडनेसडे। तो इस
मेश का मतलब ये होता है कि जितने आपके नोड्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास 4 नोड्स हैं, सो यू कैन, दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3, दिस इज नोड नंबर 4। लेट करें, ये आपका पेशावर का ऑफिस है, ये आपका इस्लामाबाद का, ये आपका मर्दान का, ये आपका मिंगोरा का। So in the mesh topology, what you do, you connect each node to every other node. Each node to every other node. देखे ना, 1 से 2 पे भी गए, 1 से 3 पे भी गए, 1 से 4 पे भी गए। इसी तरह अगर 2 ने 3 से भी कनेक्ट होना है, 2 ने 1 से भी कनेक्ट होना है, 2 ने 4 से भी कनेक्ट होना है। इसी तरह 1 और 2 को हमने कर लिया, उसके बाद हम 3 की तरफ आते हैं। 3 ने 2 से भी कनेक्ट होना है, 3 ने 4 से भी कनेक्ट होना है, 3 ने 1 से भी कनेक्ट होना है। 3 का भी हो गया। उसके बाद 4 को देख लेते हैं जी। उसके बाद 4 को देख लेते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, चले ब्लू ले लेते हैं। और 4 ने 1 से भी कनेक्ट होना है, 4 ने 3 से भी होना है, 4 ने 2 से भी होना है। Such a topology is called mesh topology. Clear? Is there any question? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है, इसका फायदा क्या और नुकसान क्या? फायदा ये कि मिसाल के तौर पे 1 2 3 से बात करना चाहता है, अगर ये लिंक डाउन भी हो जाए तो 1 कैन कम्युनिकेट वाया 2, 1 कैन कम्युनिकेट वाया 4। तो दिस टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल, इट इज मोर फॉल्ट टॉलरेंट, इट इज मोर फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब होता है कि फॉल्ट आ भी जाए लेकिन नेटवर्क को इफेक्ट नहीं होगा, और ऐसी इसी क्वालिटी को रिलायबिलिटी कहती है। बात समझ आ गई? लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये तो 4 नोड्स थी, अगर ये 400 नोड्स होती फॉर एग्जांपल, तो कितनी केबलिंग करनी पड़ती, तो टू एक्सपेंसिव। बात समझ आ गई? तो यही वो कह रहा है कि मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी हाई है कि कोई एक डाउन भी हो जाए नो प्रॉब्लम, 2 डाउन हो जाए फिर भी नो प्रॉब्लम, मे बी 3 डाउन हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से आ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी बट रिक्वायर एवरी एंड सिस्टम टू बी कनेक्टेड टू एवरी अदर सिस्टम। ठीक है सर? अब रह गया दरमियाना सॉल्यूशन पार्शली मैश, कि आप कोशिश ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी ये 3, ये 4 5 नोड्स हैं जो ब्लू में शो की, आप यहां पे एक मैश बना ली, यहां पे एक मैश बना ली जैसे मैंने यहां बनाई, लेकिन यहां पे मैश ना बनाई, यहां पे आपने लेट करे कि आपने एक सिंगल वो रख लिया। तो इसका मतलब चले यहां पे एक और है, यहां भी आपने एक मैश बना दिया, लेकिन ये दरमियान में तो मैश नहीं है। इसका मतलब क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि हर नोड हर दूसरी नोड, वो तो नहीं है। तो इस किस्म की टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? पार्शली मैश। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ आ रही है कोई जिसको समझ ना आ रही है मेरी बात? आखिरी एक रह गया जिसको समझाना बाकी है, एंड दैट इज हब एंड स्पोक।
हब एंड स्पोक। पूरी कांटा सबने इस्तेमाल किया होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, कि ये वो कांटा है, मुख्तलिफ उसके, लाइक दिस, ऐसे ही होता है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल समबडी वांट्स टू कम हियर, तो सबको एक ही पॉइंट पे आना पड़ेगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर कम्युनिकेशन यहां से यहां होनी है, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4, तो एवरी वन हैज टू कम टू सिंगल पॉइंट। ऐसे ही है ना। तो मिसाल के तौर पे अब एग्जाम्पल में आता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हब एंड स्पोक, लेट करें ये हमारा यूटी का मेन कैंपस है, पिशावर कैंपस है, और ये हमारा लेट करें कि जलोजई का कैंपस है, जे जे फॉर जलोजई। ये हमारा हैदराबाद का कैंपस है, ये हमारा दीर का कैंपस है, ये हमारा बन्नू और पहाड़ तो चले गए, चलें बस ये इस पे गुजारा कर लेते हैं। सो क्या होगा, एवरी वन हैज टू कम टू ए सिंगल पॉइंट, टू अ सिंगल पॉइंट, एंड देन अगर इन्होंने आपस में भी कम्युनिकेट करना है तो हैदराबाद विल कम टू पिशावर एंड देयर मैसेज विल बी सेंट टू द दीर। दीर हैज वांट टू टॉक टू जलजई, दीर विल सेंड टू पिशावर एंड पिशावर विल सेंड इट टू, तो दिस इज कॉल्ड स्पोक। और अगर बाहर जाना है तो अगेन हैदराबाद विल सेंड नॉट डायरेक्टली आउट, हियर इज द क्लाउड, टू पिशावर एंड पिशावर विल सेंड टू द क्लाउड। इस किस्म की टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, हब एंड स्पोक। ये कह रहे हैं सिमिलर, लगता है ऐसे जैसे एक स्टार हो, इसलिए वो कहता है सिमिलर टू द स्टार टोपोलॉजी वेयर द सेंट्रल साइट इंटरकनेक्ट्स ब्रांच साइट्स थ्रू पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। जी जेंटलमैन, समझ आ रही है, क्लियर। अब इसके बाद हम, इसने एक एक को करके बताया, देखिए पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट directly connected to nodes. Then he talked about the, here we come to the, okay, now we come to the LAN topologies. Now we come to the LAN topologies. जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल में, देखिए अगर एक सेंट्रल नोड है और तमाम की तमाम नोड जिसके साथ कनेक्टेड है, तो इस किस्म के टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। जैसे अगर ये एक स्विच है और तमाम डिवाइसेस के साथ यूं कनेक्टेड है, तो व्हाट इट फॉर्म्स, स्टार टोपोलॉजी। रिपीट, हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक का मतलब मैंने ये बताया कि आप एक सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने पिशावर कैंपस को रख लिया, मेन कैंपस को रख लिया। अब चले हम जरा ज्यादा जूम कर लेते हैं, अभी हम जूम करते हैं कि हमारा कोहाट का कैंपस भी है, हमारा हयाताबाद का कैंपस भी है, हमारा जलोजई का कैंपस भी है, हमारा एबटाबाद का, हमें भूल गया था, एबटाबाद का कैंपस भी है। तो हम क्या करते हैं, हर एक को हम पिशावर से कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइक दिस, everyone is connected to the Peshawar one. तो अगर मिसाल के तौर पे कोहाट वांट टू टॉक टू एबटाबाद, तो देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन कोहाट एंड पिशावर, एंड देन बिटवीन पिशावर एंड एबटाबाद, तो द कम्युनिकेशन विल अकर समथिंग लाइक दिस। तो इसको, ये बिल्कुल उसी तरह का जो मैंने अभी फिगर बनाई थी, कि अगर आप कांटे को देखें तो वो कुछ इस तरह का ही डिवाइस होता है, इसी तरह का आइटम है। तो अगर हम कहें कि इधर से कुछ चीज ने इधर जाना है, तो इट हैज टू गो लाइक हियर एंड देन हियर, तो एक सेंट्रल पॉइंट पे सबने आना है। इसको कहते हैं हब एंड स्पोक। अगर अगर ये लैन में है तो इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, और अगर ये वैन में है तो इसको हब एंड स्पोक कहते हैं।
समझ आ गई? ओके, इसके बाद दिस इज दी, अगर एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल बस है और उसके साथ सब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। तो क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। मोस्टली ये बस जो है दैट इज ए कोएक्सियल केबल, कोएक्स। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये काले ब्लैक क्यूब क्या शो कर रहे हैं? दे आर दी टर्मिनेटर्स। यहां तो आपको नजर आ रहा है कि यू हैव द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, लेकिन व्हाट इज हियर? टर्मिनेटर्स। दीज आर द टर्मिनेटर्स। क्या काम है टर्मिनेटर का जकी? इसका काम जैसे नाम से जाहिर है कि अगर मिसाल के तौर पे यहां से एक सिग्नल जनरेट होता है तो वो यहां पे आएगा और फिर लाजमी तौर पे इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अगर ये जगह पे कुछ नहीं है तो लाजमी तौर पे वो सिग्नल यहाँ पे बाउंस बैक करेगा और बाकी तमाम डिवाइसेस को फॉरएवर ये मीडियम क्या लगेगा? बिजी। कोलिजन डिटेक्शन में हमने कहा ना सेंस करो, सेंस करेंगे कहेगा बिजी है, कभी भी कम्युनिकेशन कोई और, क्योंकि वही सिग्नल यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा फिर वापस आएगा। तो यूं जैसे आप बॉल यहाँ पे गिराएं, दीवार से टकराए और अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो बॉल हमेशा आता जाता रहेगा और देखने वाले को लगेगा कि हमेशा के लिए बिजी है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगाते हैं कि जो सिग्नल नीचे तरफ आए उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। और जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं उनको पता है कि मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम के जरिए ये टास्क होता है, लेकिन जो नॉन इंजीनियर है उनके लिए कोई जरूरी नहीं। क्लियर? उसके बाद ये स्टार की एक फर्दर वो है जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड स्टार। जैसे देखिए एक स्टार आपको यहां नजर आ रहा है, एक स्टार आपको यहां नजर आ रहा है और इन दो स्टार को आपस में मिला दिया गया है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड स्टार। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड स्टार। इसके अलावा अगर तमाम डिवाइसेस आप एक ही पॉइंट पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, दिस इज दी, कि अगर द डिफरेंस इज स्टार और उसमें, स्टार ये है, ये स्टार है, जबकि अगर हम बात करें रिंग की तो रिंग इज लाइक दिस, कि तमाम डिवाइसेस एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड है। समझ आ गए? तो इसकी एग्जांपल टोकन रिंग, या एफ फाइबर में हो तो एफडीडीआई। रिंग और बस में क्या फर्क है? जी शेयर्ड है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप इसको भी स्टार कह जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अलग बनाया ताकि आपको पता चले कि ये स्टार नहीं है, ये बस ये रिंग है। तो दीज आर दी फोर टोपोलॉजीज विच आर कॉल्ड एज दी लैंड टोपोलॉजीज। व्हाट दे आर कॉल्ड? लैंड टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे फिर कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि इट कैन बी हाफ डुप्लेक्स, इट कैन बी फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि बोथ वे बट नॉट साइमल्टेनियसली, बोथ वे, बोथ वे बट नॉट साइमल्टेनियसली। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको नॉर्मली डब्ल्यू लैन की देता हूं, आज भी दी है। डब्ल्यू लैन इज हाफ डुप्लेक्स। इसके अलावा पुराने जमाने में हम इथरनेट हब इस्तेमाल करते थे, वो भी हाफ डुप्लेक्स थे। जबकि फुल डुप्लेक्स का मतलब बोथ वे, इसका मतलब बोथ वे एंड साइमल्टेनियसली, एंड साइमल्टेनियसली। बात समझ आ रही? ओके। और एग्जांपल आपका स्विच इथरनेट।
दिस इज फुल डुप्लेक्स। है कोई जिसको ये बात साहब समझ आ रही है? ना समझ आ रही हो तो आप कितनी गलती करनी पूछते हो, पूछना लाजमी है। तो चलें आज मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, इसलिए रोकता हूँ कि आई हैव 3 मिनट्स ओनली, 4:58 है, तो प्रॉब्ली ऑन 5 o'clock पे बिजी चली जाएगा, तो मैं अगला टॉपिक नहीं शुरू करना चाहता। आप तो बड़ी ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। मिसाल के तौर पे आपने CSMACD पढ़ा है? पढ़ा है, तो देखें वही CSMACD को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा CSMACA भी पढ़ा है, तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे मैंने बताया था कंटेंशन बेस्ड, और कुछ होते हैं कंट्रोल बेस्ड। कंटेंशन में अभी आपने देखा था CSMACD में भी और CSMACA में भी क्या होता था, कंटेंशन, लड़ते थे एक दूसरे से मीडियम लेने के लिए। जबकि यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे अभी आपने TDMA देखा, आपने FDMA देखा, ये क्या थे, कंट्रोल्ड थे। आपको बताया जाता था कि आपने ये इस्तेमाल करना है, बस लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो यूं आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डेटा लिंक फ्रेम्स पे बात करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले मैं चांस दूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो मैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से है, लाइबा, मरवा, नूरुल्लाह, राबिया, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, लाइबा, मरवा, राबिया एंड नूरुल्लाह? And I should look at the chat, and the chat is saying all clear. That's nice. नूरुल्लाह पूछ रहे हैं सर इथरनेट हब एंड इथरनेट स्विच में डिफरेंस क्या है? ओके, जल्दी से बताता हूं कि क्या, ताकि कनेक्शन ड्रॉप होने से पहले पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। हब और स्विच में ये फर्क है, ये हब है और ये स्विच है, देखने में एक ही तरह लगते हैं लेकिन फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। हब में ये होता है कि जो भी इसको डेटा भेजा जाए, मिसाल के तौर पे ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, लेकिन ये करता ये हब कि इसने इसको दिया, ये सबकी तरफ भेज देता है, यानी कि ब्रॉड फ्लड कर देता है, यानी कि ट्रैफिक को फ्लड कर देता है इस उम्मीद के साथ कि जिसका है वो ले ले और जिसका नहीं है वो डिस्कार्ड कर दे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये डंप मशीन है। नूरुल्लाह ये क्या है, डंप मशीन है, कभी भी नहीं सीखती। जबकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये अपने पास मैक टेबल बनाता है और कोशिश करता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा सोर्स है 1 और ये मेरी डेस्टिनेशन है D, तो ये आप इसको स्विच को डेटा देंगे, 1 देगा स्विच को, और स्विच अपने अंदर प्रोसेस करके चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मेरी किस पोर्ट के साथ है, और सिर्फ उसी पोर्ट पे डेटा भेजा जाएगा और बाकियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन दी हब एंड स्विच। जी, यही आपका क्वेश्चन था नूरुल्लाह, या अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर, ओके, नाइस। तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में डेटा लिंक लेयर पे बात करेंगे, डेटा लिंक फ्रेम पे बात करेंगे, सॉरी, और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हियर। अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट से बजाय फिजिकल स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें, ताकि ऑनलाइन वाले उसको भी सुन लें और उसका जवाब भी उन तक पहुंच जाए। जी साहेब, जी अब्दुल्ला। हाइब्रिड क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को मिक्स कर दें तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। मिसाल के तौर पे आप ही कहते हैं कि जी एक तरफ आपके पास कोई रिंग है और दूसरी तरफ आपके पास स्टार है, सॉरी, आपके पास एक तरफ रिंग है, दूसरी तरफ लेट इट बी कोई स्टार है, और आप उन दोनों को आपस में एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक से आपने मिला दिया मिसाल के तौर पे, तो अब ना ये स्टार है ना ये रिंग है, बल्कि हाइब्रिड। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल इसकी यहाँ पे ये दी, ये अब ये हाइब्रिड है, दरमियान में अगर आप देखें तो दिस इज ए मे बी कॉल्ड ए पॉइंट पॉइंट, लेकिन दिस इज स्टार, दिस इज स्टार, दिस इज ए हाइब्रिड टोपोलॉजी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो? चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने पिछले 2 दिनों का थोड़ा सा वो पूरा कर लिया, एंड इंशाल्लाह ताला विल बी कंटिन्यूइंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड सी यू आफ्टर in the next class.